Welcome back, everyone. Today we will continue with class 9th history chapter 1. So today we will study about the role of the woman in the revolution. भी जो आपकी वुमेन्स थी उस टाइम पे उनका क्या रोल रहा था आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? एक तरीके से हम कहें कि उन्होंने कुछ अलग से कुछ काम किए थे या नहीं किए थे. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. जो स्टार्टिंग बिगिनिंग से है, जो वुमेन जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी, जो भी इवेंट होते थे आपके फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, जो भी चेंजेस आते थे, तो उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी. सो दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. और उनका मानना था कि भी जो उनका पार्टिसिपेशन है उसको देखते हुए जो आपकी गवर्नमेंट है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी एटलीस्ट. तो मोस्टली वुमेन जो है थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती थी और उनको अपना जीवन चलाने के लिए कार्य करना पड़ता था, कोई भी काम अर्निंग के लिए काम करना पड़ता था. तो दे वर्क एज seamstresses, laundresses, sold flour, fruit, vegetable at the market. तो वो कपड़े वगैरह इस्त्री करना, साफ सफाई करने वाले काम, फल सब्जी वगैरह बेचना. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे डू. तो ये तरीके की चीजें आप उन्होंने की उस टाइम पे. तो आफ्टर दैट उनमें से जो थी वो एम्प्लॉयड थी किस तरीके से, डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ प्रोस्पेरस पीपल. जो काफी संपन्न घर थे, जिनके पास ज्यादा पैसा था, तो उनके घरों में ये एक नौकर के रूप में भी काम करती थी. मोस्टली वुमेन जो है उनके पास एक्सेस नहीं थी एजुकेशन के लिए या कोई भी जॉब ट्रेनिंग के लिए. ठीक है ना, तो वो पढ़ पाती थी ना, उनको जो है कोई जॉब ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती थी उस टाइम पे. तो खाली जो डॉटर्स थी आपकी, जो बेटियां थी, नोबल जो आपके थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, नोबल्स लोग, खाली उनकी बेटियां हैं जो वो पढ़ पाती थी कॉन्वेंट में, और उनकी भी शादी जो है उनकी फैमिली अरेंज कर देती थी जल्दी ही. ठीक है, यानी कि ज्यादा उनको डेवलपमेंट का अपने आगे बढ़ने का लाइफ में मौका नहीं इतना दिया जाता. तो वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली. और उसको उनको खाना पकाना पड़ता, पानी लाना पड़ता, ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता, और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती. तो इस तरह के काम उन्हें करने पड़ते थे. ठीक है. और आफ्टर दैट, और उनके वेजेस, जो उनकी तनख्वाह थी या सैलरी थी जो मिलती थी, वो आदमी के मुकाबले काफी कम थी. ठीक है, काम भी सारा करते बट सैलरी जो वेजेस वगैरह उनको बहुत कम मिलते आदमी के मुकाबले. So, in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. तो अपनी आवाज को उठाने के लिए उन्होंने खुद के क्लब्स वगैरह और न्यूज़पेपर छापने शुरू किए. और अराउंड 60 वुमेन क्लब जो है आपके डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पे सामने आए, जो काफी उनमें से एक आपका सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन जो है काफी फेमस रहा उनके अंदर. जितने भी क्लब आपके बने थे, और उनमें मेन डिमांड थी उसकी, इन सभी क्लब्स की, कि वुमेन को भी जो है अपने सेम पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जो आदमी के जो मिलते हैं, वो वुमेन को भी मिलने चाहिए. ठीक है. तो वुमेन जो है फिर एक डिसअपॉइंटेड हुई, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में आया, उसने जो है उनको पैसिव सिटीजन्स के रूप में कर दिया कि भी उनको वोट का अधिकार नहीं है. तो इस चीज से वो जो है काफी डिसअपॉइंट हुई कि भी उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया. तो उन्होंने डिमांड की कि भी उनको भी वोट राइट टू वोट का अधिकार मिले, और उनको भी असेंबली के लिए इलेक्ट किया जाए और पॉलिटिकल ऑफिस में वो भी काम कर पाए. तो उन्होंने इस चीज की डिमांड की फिर. और अर्ली ईयर्स में, स्टार्टिंग में जो साल थे, उनमें रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो है कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए. लाइफ स्टैंडर्ड जो था वुमेन का उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने लॉज वगैरह लगाए काफी. ठीक है. और इसके बाद जो है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. और जो आपके स्कूल, स्टेट स्कूल बनाए गए और सभी के लिए जो है एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए. और उनके फादर जो है उनको जबरदस्ती उनकी शादी नहीं करवा सकते थे उनकी मर्जी के बगैर. ये कानून भी बनाया गया. और इसके बाद फिर है जो, और मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बनाई गई और सिविल लॉ के अंडर उसको रजिस्टर किया जाने लगा. और डिवोर्स भी आपका लीगल बना दिया गया था. ठीक है. और कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मैन और वुमन, दोनों अप्लाई कर सकते थे डिवोर्स के लिए, कोई भी अगर चाहे तो.
और वुमेन अब जॉब कर सकती थी और आर्टिस्ट बन सकती थी और स्मॉल बिजनेस अब चला सकती थी इस टाइम तक आके आके। ठीक है। और जो आपका रीजन ऑफ टेरर था जो हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में, तो रीजन ऑफ टेरर के अंदर जो है न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। उस रीजन के उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, रोबेस्पियर के टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने जो उनके वुमेन्स के क्लब्स उनको बंद करवाया और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको बैन करवा दिया। तो इसी जो काफी इम्पोर्टेंट वुमेन थी इन क्लब को जो चलाती थी, उनको अरेस्ट किया गया और उनमें से काफी को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, सजा दी गई, सजाए मौत सुनाई गई। ठीक है। और वुमेन्स मूवमेंट जो आपकी चली थी वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस, समान तनख्वाह पाने के लिए, वो नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चली। काफी उस दौरान शुरू हुई जो, तो काफी कंट्रीज के अंदर ये 200 साल तक ये चीजें चली कि भाई हमें हमें भी समान अधिकार और वोट का अधिकार, समान तनख्वाह हमें मिले। और फाइट फॉर वोट जो थी उनकी, वो आपकी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी तक उनकी वो चलती रही, वो वोट के लिए उनका जो आंदोलन वो चला कि भाई हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फाइनली 1946 के अंदर जो है वुमेन जो फ्रांस के अंदर उनको वोट का अधिकार मिल गया। ठीक है, आखिर में उनकी जीत हुई। और इसके बाद है फिर आपका अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो उस टाइम पे स्लेवरी जो है आपका गुलाम प्रथा जो चली हुई थी, गुलाम बनाया जाता था लोगों को। So, one of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colony. तो जैकोबिन क्लब्स का ये एक बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे कि काफी बढ़िया फैसला रहा था स्लेवरी को, गुलाम प्रथा को खत्म करने का। जो कॉलोनीज थी आपकी कैरेबियन, मार्टिनिकी, गुडेलेपे और सैन डोमिंगो के अंदर, वो काफी ज्यादा सप्लायर थी आपकी तंबाकू, इंडिको, शुगर और कॉफी की। वहां से काफी ज्यादा क्वांटिटी में इन चीजों की सप्लाई वहां से की जाती थी। But the Europeans had not willingness to go and work in distant and unfamiliar land point, at a point of shortage of labor on the plantation. तो जो आपके यूरोपियन लोग थे वो इन इलाकों में, इन दूर, काफी दूर इलाकों में जो है वो जाना पसंद नहीं करते थे, अनफेमिलियर लैंड पे जहाँ पर वो जानते नहीं थे। तो इसकी वजह से वो खुद तो जान नहीं रहे थे, तो वहां पर शॉर्टेज पड़ रही थी कि अब लेबर तो चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह कोई भी काम करते हैं तो ये आपके जो भी तंबाकू इंडस्ट्री है, शुगर वगैरह है, तो उसके लेबर चाहिए, बट वो खुद जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसके लिए जो है एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया आपका यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। आई होप आपको यूरोप, अफ्रीका और आपके अमेरिका के बीच में जो लोकेशन पता होगी। तो वहां पे उन तीनों के बीच में ट्रायंगुलर जो है एक ट्रेड बन गया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और मोस्टली जो है आपके, वो आपका 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ स्लेव ट्रेड। और फ्रेंच मर्चेंट जो है आपके सेल करके जाते थे आपके बोर्डेक्स और नैंटीज के पोर्ट पे, अफ्रीकन कोस्ट पे। और वहां से जो है वो अफ्रीका से मोस्टली स्लेव को खरीदते, वहां के जो लोकल चिफ्टी एंड सरदार होते थे वहां के, उनसे। और फिर उनको जो है प्लांटेशन ओनर्स को जो प्लांटेशन वगैरह लगाते थे, उनके मालिकों को उनको बेच दिया जाता था। और इनका एक्सप्लॉयटेशन जो है स्लेव का, जो जितना ज्यादा उनसे काम लिया जाता था, तो इसकी वजह से ही जो पॉसिबल हो पाया कि जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट की शुगर, कॉफी और इंडिगो की, वो फुलफिल कर पाए। उनसे इतना ज्यादा काम लिया जाता था कि उन डिमांड को फुलफिल कर पाए। और जो पोर्ट सिटीज थे आपके, जैसे कि बोर्डियक्स, नांतेज, वो उनके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू फ्लोरिशिंग बाय फ्लोर ट्रेड, उनको इकोनॉमिकली एक तरीके से हम कहेंगे इतने ज्यादा प्रोस्पर हो गए, डेवलप हो गए, इतना ज्यादा फायदा होने लगा स्लेव ट्रेड के माध्यम से। और फिर थ्रू आउट जो आपकी 18th सेंचुरी के अंदर जो है आपका इतना ज्यादा उसका स्लेवरी का फ्रांस के अंदर जो है ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता था इस चीज का, तो बहुत थोड़ा लिटिल क्रिटिसिज्म था, इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता था। और नेशनल असेंबली जो है आपकी हेल्ड ए लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ अ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच पीपल इंक्लूडिंग दोज इन दिस कॉलोनीज। तो नेशनल असेंबली के अंदर भी जो इस पर चर्चा चली कि भी उनके राइट्स का, उनके कितना जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इन गुलामों का, तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बट डिड नॉट पास एनी लॉज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। तो जो बिजनेसमैन के दबाव के कारण जो इतने ज्यादा पॉलिटिकली अफेक्टेड भी होते थे वो बंदे, तो उनके प्रेशर की वजह से जो है ये पास नहीं हो पाया कोई भी लोग, क्योंकि
उनका सारा बिजनेस स्लेव के ऊपर ही डिपेंड करता था। और फाइनली कन्वेंशन जो आपका 1794 के अंदर जो है असेंबली थी, कन्वेंशन नाम दिया गया था, उन्होंने एक लॉ इंप्लीमेंट किया, फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। जो फ्रांस के फ्रेंच टेरिटरी के अंदर जो भी स्लेव्स आते हैं उनको फ्री कर दिया जाए। ठीक है, दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। 10 ईयर लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, खाली 10 साल तक ही ये चीज रह पाई कि उनको फ्री किया गया। और नेपोलियन ने 10 साल के बाद आने के बाद ये स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। और प्लांटेशन ओनर्स थे जो राइट टू अनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज टू मेक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको राइट मिल गया कि भी अफ्रीकन निग्रोज को जो है स्लेव बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। और एट लास्ट स्लेवरी जो है आपकी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। लेकिन 1848 में फिर फाइनली जो स्लेवरी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो रेवोल्यूशन आपका चलता रहा था, उसके साथ साथ जो एवरीडे लाइफ, क्योंकि क्या हो रहा था आपका जो 1789 के अंदर आपके फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते थे। जो लाइव्स मैन वुमेन और चिल्ड्रन की चलती थी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते थे। रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी आपकी बहुत से लॉ पास कर देती थी, जिसमें उनको लिबर्टी और इक्वलिटी एवरीडे प्रैक्टिस में उनको देखा जाता था कि कभी दिए जाते कभी छीन लिए जाते। वन इम्पोर्टेंट लॉ जो है आपका काम में आया फैक्ट सून कि भाई after the storming of Vestale in the summer of 1789 was the abolition of censorship। तो सेंसरशिप जो की जाती थी वो 1789 में उसको अबोलिश कर दिया गया। क्या था, जो ओल्ड रेजिमे के अंदर जो है कोई भी रीडन मटेरियल या कल्चर एक्टिविटी, बुक, न्यूज़पेपर वगैरह या प्ले वगैरह वो तभी पब्लिश या परफॉर्म हो पाते थे जब उनको जो सेंसर होते थे यानी कि किंग के द्वारा जो आदमी लगाए जाते थे उनको वो क्लीन चिट दे देते हैं। जैसे आज के टाइम पे आपका जो सेंसर बोर्ड होता है वो उनको पूरे मटेरियल को चेक करता है फिर उसको क्लीन चिट देता है, वैसे ही उस टाइम पे आपके राजा के सेंसर होते थे किंग के, वो उनको क्लीन चिट देते थे। नाउ द डिक्लेरेशन जो आपका राइट्स का था, मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। तो ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसको नेचुरल राइट के रूप में देखा जाने लगा, बना दिया गया। और न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। कंट्री साइड के अंदर फिर आपकी ये चीजें फैलने लगी, शहरों से होते हुए गांव की तरफ भी ये चीजें पहुंच गई, गांव देहात में वो चीजें फैलने लगी। और ये चीजें फिर आपकी क्या डिस्क्राइब करती थी, ये चीजें आपकी डिस्क्राइब करती थी और डिस्कस करती थी जो इवेंट्स आपके, जो चेंजेस आपके आ रहे थे फ्रांस के अंदर, वो चीजें सारी आपकी ये फैलने लगी थी धीरे धीरे। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। तो जो आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह को जो फ्रीडम मिली थी उससे भी पता चल रहा था कि आप अपने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर आपके कोई अपने विचार हैं तो वो भी आप अपने डाल सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। सो एट लास्ट जो अभी तक हमने आपका अभी तक पढ़ा है चैप्टर, उसके अंदर फिर आपकी एक चीज आती है नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपका क्राउन्ड एज एम्परर इन 1804 तक आते आते इसको जो है एम्परर के रूप में इसने तख्ता पलट करके एक तरीके से खुद को जो है वहां पर एम्परर जो है डिक्टेटर घोषित किया था बोनापार्ट ने। और इसने काफी जो है कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज को जीता भी था। ठीक है, और इसको जो है कंसिडर किया जाता था मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। यूरोप के अंदर इसने काफी ऐसे काम किए थे जिसके लिए इसको जाना जाता है। जैसे कि इसने कुछ लॉज बनाए थे, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक है जो लोगों को इसने दिलाया। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिस्टम जो आपका वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। जो पहले वेट और हाइट वगैरह या लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता था, तो उसके लिए किसने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम भी लेके आया जो काउंटिंग वगैरह या कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तो डेसिमल सिस्टम भी इसने डेवलप किया। और जो बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 के अंदर हुई उसके लिए भी ये आपका जो है नेपोलियन बोनापार्ट जाना जाता है काफी। ठीक है, जो आपका इंग्लैंड के साथ हुआ था। और इसके अंदर डिफीटेड बट हिज आइडियाज हैड ए डीप इम्प्रिंट ऑन सोसाइटी। तो डिफीटेड तो हो गया उस वॉर में आपका ये वाटरलू में, बट इसका जो है काफी डीप इसके जो आइडियाज थे काफी, इसकी वजह से कि एक तरीके से इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से चलाया था, वो सोसाइटी के ऊपर इसका जो लोगों की इसके आइडिया, लोगों ने इसके आइडिया को पसंद किया। जो इसके फिर आपके आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपके आइडिया रहे लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक राइट्स का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी रही है, वो उसका एक ठोस जो एक पिलर रहा है एक तरीके से।
और जो आपके टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी जो इसके रेवोल्यूशनरी आइडिया थे फ्रांस के अंदर जो हुए थी, चीजें घटित हुई थी, उन्होंने भी इसकी तरफ रिस्पॉन्स किया कि भाई ये तरीके बढ़िया अपनाए गए और बढ़िया इस तरीके से कार्रवाई की गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।